नमस्कार प्यारे दोस्तों। इंग्लिश के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही के वीडियो लेक्चर में मैंने क्लास 10th की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स थे, जहाँ से अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको एक-एक करके मैंने एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इस चैप्टर का ओरिजिनल टेक्स्ट लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी हद तक ये चैप्टर समझ में आएगा। इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएँगे। तो ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए आइए देखते हैं अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जेल फंड्स। प्यारे दोस्तों, किसी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि आखिर वो चैप्टर किस चीज़ पर बेस्ड है और उस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बातें की गई हैं। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बिफोर यू रीड का पैराग्राफ दिया होता है। उसे पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक उस चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट हमें समझ में आ जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस हेडिंग से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है। दे का मतलब होता है यहाँ पे पीपल। लोग कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसकी ताकत से, जिसके प्रभाव से बड़े माउंटेन को हिलाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें पढ़नी है कि हम विश्वास किस पर करें? अगर विश्वास हम करना भी चाहें, तो किस पर करें? सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो हमारे सामने यही है कि हम विश्वास करना अगर करना चाहें, तो हम विश्वास किस पर करें? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और यही वो प्रश्न है जो इस चैप्टर में पूछा गया है। लैंचो इज़ अ फार्मर हू राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंचो जो कि एक फार्मर है, किसान है इस चैप्टर में, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। और जो ईश्वर से एक लेटर के माध्यम से उनसे 100 पेसोस माँगता है। डज़ लेंचोस लेटर रीच गॉड? अब राइटर ये प्रश्न कर रहा है रीडर से कि क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचता है? डज़ गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी। इस प्रश्न से संबंधित जो भी आपका उत्तर है, उसके बारे में आप विचार करें एंड गेस और अनुमान लगाएं हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये स्टोरी आगे किस तरह चलेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ने की शुरुआत करने से पहले। तो ये तो हो गया इसका एक ब्लूप्रिंट, जिसमें एक लेंचो है, एक फार्मर है, जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है और अपनी फसल की बर्बादी को देखकर, चूँकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं होता है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है और उसे लगता है कि ये पूरा साल उसका परिवार बहुत परेशानियों की ज़िंदगी जिएगा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इस वजह से वो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और इस वजह से वो ईश्वर को पत्र लिखता है। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। आइए अब हम इसके टेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बातें इसमें राइटर जी ने लिखी हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल का मतलब क्या होता है? लो हिल जैसे ढेर सारे पहाड़ हैं, तो उसमें से एक छोटा पहाड़, इसी को लो हिल कहा जाता है और इसी के क्रेस्ट पर, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, पर ही एक घर था और वो घर लेंचो का था। वहाँ पे उसका परिवार रहता था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से कोई भी अगर देखता तो उसे बहुत अच्छी सुंदर नदी दिखाई पड़ती और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा या मकई, मकई के खेत नजर आते। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें ढेर सारे फूल लगे होते, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा इस अच्छी फसल के होने का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब धरती को या फसल को जरूरत
केवल एक चीज की थी और वो थी या तो डाउनपोर, हैवी रेनफॉल, मूसलाधार बारिश हो, या कम से कम एक शॉवर, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो, हल्की फुल्की बारिश हो जाए जिससे कि फसल को पानी मिल जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और सुबह के समय लेंचो जो अपनी फसल को बहुत करीब से जानता था, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, बहुत नजदीक से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east। वो उस सुबह केवल एक ही काम कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था? क्योंकि अक्सर जब बारिश के बादल उड़ते तो नॉर्थ ईस्ट से ही उड़ते, तो उसे ये अनुमान था यदि नॉर्थ ईस्ट से बादल उठेंगे तो बारिश होगी। इस वजह से वो एक टक लगाए लगातार उत्तर पूर्व दिशा के आसमान की तरफ देख रहा होता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ वुमेन कौन है? वुमेन उसकी वाइफ है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें लगता है कि अब थोड़ा बहुत पानी हमें जरूर मिल जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है रात का भोजन, वो बना रही होती है, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें पानी जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो घर के बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। और जो घर के छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, और वो तब तक खेलते जब तक उसकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और ये मील का, ये रात के खाने का समय होता है जब लेंचो भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व दिशा से माउंटेन जितने बड़े बड़े बादल बनते हैं और ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, उस वक्त की हवा जो होती है वो बहुत ही फ्रेश होती है, एंड स्वीट, और बहुत ही ज्यादा उसमें स्वीटनेस होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो घर के बाहर जाता है बिना किसी रीजन के, और बाहर जाकर उस रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पर फील करता है, उसका आनंद लेता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो वो चिल्लाकर कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, ये केवल रेन ड्रॉप्स ही नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए पैसे के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ये लगभग 10 सेंट्स जितने कीमती हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं ये लगभग 5 सेंट जितने कीमती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो लेंचो है वो किस तरीके से, कितना वो मेटलिस्टिक है, कितना वो मनी ओरिएंटेड है, कि हर चीज में कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट देखता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। वह देखता है कि पूरी जो फसल है जो फ्लावर से भरी थी, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो अब चारों तरफ उस पर एक चादर बिछ गई हो, पानी की एक चादर, रेन ड्रॉप्स की एक चादर बिछ गई हो, ऐसा उसे दिखता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones begin to fall। और तभी क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है और बारिश के साथ साथ अब हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन का मतलब होता है जो आइस स्टोन्स होते हैं, ओले, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did not, these truly did resemble new silver coins। अब ये जितने हेलस्टोन्स होते हैं वो बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह नजर आने लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, वे बच्चे जो बाहर बारिश में नहा रहे होते हैं, बारिश का आनंद ले रहे होते हैं, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। अब वो बाहर दौड़ दौड़कर फ्रोजन पर्ल,
वो जमे हुए मोती, वो हेलस्टोन्स को इकट्ठा करने लगते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो बोलता है कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट passes क्विकली। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक ओले की मूसलाधार बारिश हुई। द गार्डन, पूरा गार्डन फ्रोजन पर्ल से भर गया। द हिल साइड, पूरा हिली एरिया हिल स्टोन से भर गया। द कॉर्नफील्ड, जो फसल थी वो भी हिल स्टोन से भर गई। ऑन द होल वैली, और अब पूरी घाटी में केवल और केवल फ्रोजन पर्ल्स ही नजर आने लगे। मतलब चारों तरफ पूरी घाटी जो थी वो छोटे छोटे पत्थर से, जो आसमान से जमीन पर गिर रहे थे, उससे पूरी घाटी क्या हो गई, भर गई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और खेत बिल्कुल सफेद हो गया, मानो नमक से ढक गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब एक भी पत्ता ऐसा पेड़ पर नहीं दिख रहा था जो पेड़ पर हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं दिख रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मकई की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदास हो चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field and said to his son। तो वह अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, a plague of locusts would have left more than this। इससे ज्यादा तो जो लोकस्ट के इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे खेतों में कुछ ना कुछ फसल बचा देते। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो अक्सर खेतों की फसल को खा जाते हैं, उन्हीं को अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कहा गया। तो वो कहता है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जो खेतों की फसलों को खा जाते हैं, कम से कम वो कुछ ना कुछ फसल हमारे खेतों में बचाकर छोड़ जाते हैं। लेकिन इस हेलस्टॉर्म ने तो पूरी की पूरी फसल तबाह कर दी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस ओले ने तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। यह एक दुखद भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा कार्य, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस वर्ष हमें भूखों रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से लेंचो काफी परेशान होता है अपनी फसल के बर्बाद होने की वजह से, और अब उसे कोई ऐसी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। आगे क्या कहता है लेंचो? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब उन सभी के दिलों में जो उस सॉलिटरी हाउस में रहते हैं। सॉलिटरी हाउस का मतलब एक अकेला घर। उस पूरी वैली में एक अकेला घर जिसमें वो सब रहते हैं, सभी के दिल में एक ही उम्मीद थी, भगवान की मदद। एक ही आशा थी, और वो थी ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ज्यादा निराश मत हो, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हमेशा याद रखो कि कोई भी इंसान भूखों नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से। ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद के विषय में सोचता रहा। एकमात्र उम्मीद के विषय में सोचता रहा। और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड। उस विषय में वो सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सी एवरीथिंग,
कि हर वस्तु को, हर चीज को देखती हैं, महसूस कर सकती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वह भी जो मनुष्य के अंतर मन में होता है। मतलब मनुष्य के अंतर मन में, उसके अंतरात्मा में जो भी कुछ होता है, उसे आंखें देख सकती हैं, ऐसा सिखाया गया था लेंचो को। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका जिक्र मैंने इसके पिछले वीडियो में किया था, जब मैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहा था। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो लेंचो एक बहुत ही परिश्रमशील किसान रहता है, जो अपने खेतों में कठिन परिश्रम करके पैसे कमाता है और अपने घर को चलाता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल जानवर जितनी मेहनत करता है अपने खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अगर आप ये समझे कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ होता है, तो आपका ये मानना गलत है। क्यों? क्योंकि वह लिखना जानता था, उसे लिखना आता था, इतनी काबिलियत उसके अंदर थी। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। आने वाले संडे को एकदम भोर में, सुबह-सुबह वह एक पत्र लिखता है, वह जिसे वह खुद ही ले जाकर टाउन के पोस्ट ऑफिस में भेजता है। इट वाज़ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह किसी इट वाज़ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। गॉड, अच्छा, अब उस लेटर में वो क्या लिखता है, ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। अब देखिए कहाँ तक दी हुई हैं, ये पूरा देखिए, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस लेटर में क्या लिखता है, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। लिखता है गॉड, ही रोट, वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पेसोस, मुझे अपने खेत को टू सो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तो मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए लगभग 100 पेसोस, 100 पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन ओलों ने डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इन ओलों ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे वो लिखता है, ही रोट टू, एनवेलप पे वो लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, एक उस एनवेलप में पत्र को रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान होकर वह टाउन की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वो अपने पत्र पर एक स्टैंप लगाता है और उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वहां का एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन होता है, जो पोस्ट ऑफिस के सारे कामकाज में मदद करता है, वो वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह हंसता है हार्टली, हार्टली का मतलब होता है जोर जोर से, ठहाके मार मार के हंसता हुआ उस लेटर को ले जाकर अपने पोस्ट मास्टर को देता है, उस लेटर को जो भगवान के लिए लिखा गया होता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो कहता है कि अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने ऐसा पता कभी नहीं सुना या ना देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंडली एंड प्रेजेंट। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा तगड़ा इंसान होता है, मोटे शरीर वाला, और काफी फ्रेंडली होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, और टैपिंग का मतलब होता है पटकना, उस लेटर को डेस्क पर अपने पटक कर कहता है, कमेंट करता है, कहता है क्या, व्हाट फेथ, ये कैसी आस्था है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इतनी ही उम्मीद, इतनी ही आस्था होती
जितना इस इंसान के पास है, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब ये ऐसा इंसान मैंने धरती पर कभी नहीं देखा, जिस इंसान ने भगवान को पत्र लिखा हो और भगवान से ही पत्र के माध्यम से बात कर रहा हो। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और इसलिए वह सोचता है कि पत्र लिखने वाले का ईश्वर से विश्वास ना टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक मन में विचार आता है, और विचार क्या होता है? आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब वह इस पत्र को खोलता है, तो उसे इस बात का पता चलता है कि इसका उत्तर देने के लिए उसे केवल केवल कागज और पेन की जरूरत नहीं है, और केवल इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है, अच्छी भावना की जरूरत नहीं है, अच्छी फीलिंग की जरूरत नहीं है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या? उस पत्र में कुछ और चीजों का डिमांड किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जब पोस्टमास्टर पत्र को ओपन करता है, उस लेटर को ओपन करता है, तो लेटर को ओपन करने से पहले उसे ये लगता है कि अगर हम इस लेटर का रिप्लाई करें तो मुझे एक पेन और पेपर की जरूरत होगी और थोड़ी सी अच्छी फीलिंग की जरूरत होगी। लेकिन जब वो उस लेटर को ओपन करता है, तो उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस लेटर में कुछ और चीज़ों का डिमांड किया गया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि उसने उस लेटर में 100 पेसोस का डिमांड किया था। बट ही स्टक टू हिज रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है डिसीज़न। पोस्टमास्टर अपने डिसीज़न पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़। वो अपने साथी एम्प्लॉइज़ से पैसे की डिमांड करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वह खुद भी अपने पैसे का, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दान में देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके अनेक मित्रों ने भी इस अच्छे काम में कुछ ना कुछ योगदान दिए थे। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट टुगेदर टू टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। ये असंभव था कि इतनी बड़ी रकम एक साथ मिलकर इकट्ठा की जाए। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो लगभग आधे से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है और लेंचो को भेजता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसका बचा हुआ पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और तब तक आप इस पोर्शन को एंजॉय करिए। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इसको कवर करिए और अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।